सोचिए जरा, एक शानदार शहर जिसे किसी देवता ने खुद बनाया हो, और फिर वो पूरा का पूरा शहर समंदर में समा गया। अब क्या हो अगर ये सिर्फ एक कहानी ना हो? क्या हो अगर आज की खोजें इस सदियों पुराने मिथक को सच साबित कर रही हों? तो चलिए सीधे इस रहस्य में गोता लगाते हैं। बात है साल 1983 की। जगह अरब सागर, गुजरात के तट से कुछ ही दूर। यहाँ भारतीय पुरातत्वविदों की एक टीम को कुछ ऐसा मिलने वाला था जो हमारे इतिहास की समझ को हमेशा के लिए बदलने वाला था। जब वो गोताखोर समंदर की गहराइयों में उतरे ना, तो उन्हें रेत और चट्टानों के बीच कुछ ऐसा दिखा जो कुदरती नहीं था। साफ पता चल रहा था कि ये इंसानों का बनाया हुआ है। और बस इसी एक चीज ने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। क्या ये सच में हो सकता है कि समंदर की गहराइयों में एक पूरा का पूरा शहर दफन हो? इस एक खोज ने ना इतिहासकारों और वैज्ञानिकों सबको मजबूर कर दिया कि वो उस कहानी पर फिर से सोचें जिसे वो सदियों से बस एक कोरी कल्पना, एक मिथक मानते आ रहे थे। तो इस कहानी को समझने के लिए चलिए समय में हजारों साल पीछे चलते हैं, सीधा हमारे पुराणों के पन्नों में, जहां कृष्ण की उस स्वर्ण नगरी द्वारका की शानदार कहानी लिखी हुई है। तो ग्रंथों में क्या लिखा है? लिखा है कि भगवान कृष्ण के कहने पर समुद्र देव वरुण ने उन्हें जमीन का एक टुकड़ा दिया, और उस जमीन पर देवशिल्पी मतलब डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा ने एक ऐसा शहर बनाया जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। सोचिए, 9 लाख से भी ज्यादा महल जो सोने और कीमती रत्नों से जड़े थे। ये एक बहुत ही एडवांस्ड, एक वेल प्लान्ड पोर्ट सिटी थी जो हर तरह से, पूरी तरह से आत्मनिर्भर थी। लेकिन कहते हैं ना, जहां इतनी चमक दमक होती है वहां अंधेरा भी कहीं छिपा होता है। इस शानदार शहर और इसके लोगों यानी यदुवंश की किस्मत पर 2 बड़े श्रापों की मोहर लग गई। तो द्वारिका का अंत कैसे हुआ? देखिए, कहानी कई घटनाओं को जोड़ती है। सबसे पहले महाभारत युद्ध के बाद गंधारी का श्राप, जिसने पूरे यदुवंश के आत्मविनाश की भविष्यवाणी की। फिर ऋषियों ने कृष्ण के पुत्र साम को श्राप दिया, जिससे एक ऐसे हथियार का जन्म हुआ जिसे उन्हीं के वंश का नाश करना था। इसके बाद यदुवंशियों में अहंकार और अनैतिकता बढ़ गई, और नतीजा, नशे में हुई एक लड़ाई में उन्होंने खुद ही एक दूसरे को खत्म कर दिया। और जब कृष्ण ने इस दुनिया से विदा ली तो समंदर ने अपनी दी हुई जमीन वापस ले ली। शहर जलमग्न हो गया। चलिए अब कहानी में एक लंबी छलांग लगाते हैं और सीधा 20वीं सदी में आते हैं। ये वो दौर था जब इस पौराणिक शहर के सबूत खोजने के लिए एक बहुत बड़ी कोशिश शुरू हुई। और इस कोशिश की मशाल उठाई एक मरीन आर्कियोलॉजिस्ट डॉक्टर एस.आर. राव ने। उनका एक मानना था, वो कहते थे कि मैं इन प्राचीन ग्रंथों को सिर्फ धार्मिक किताबें नहीं बल्कि इतिहास के दस्तावेज मानता हूं, और इसी विश्वास ने उन्हें उस रास्ते पर चलाया जिस पर चलने से हर कोई हिचक रहा था। लेकिन सोचिए, ये सफर आसान कैसे होता? उस वक्त भारत में मरीन आर्कियोलॉजी एक बिल्कुल नया फील्ड था। सरकार से कोई खास फंडिंग नहीं थी, संसाधन ना के बराबर थे, और तो और ज्यादातर वैज्ञानिक और एकेडमिक्स इस बात को मजाक समझते थे। टेक्नोलॉजी भी बहुत लिमिटेड थी, वो लोकल गोताखोरों और बेसिक सोनार पर निर्भर थे। यहां तक कहा जाता है कि डॉक्टर राव ने अपना एक अभियान सिर्फ 800 रुपए से शुरू किया था, बस 800 रुपए। तो इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने क्या खोज निकाला? चलिए देखते हैं कि 1983 से लेकर 21वीं सदी तक समंदर के नीचे क्या-क्या सबूत मिले। और उनकी मेहनत वाकई रंग लाई। गोताखोरों को क्या मिला? एक 560 मीटर लंबी पत्थर की दीवार जो शायद शहर की किलेबंदी का हिस्सा रही हो। 30 से ज्यादा बड़े बड़े पत्थर के खंभे जो किसी शानदार इमारत के बचे हुए हिस्से लगते थे। और सबसे दिलचस्प, 3 छेद वाले पत्थर के लंगर। ये साफ इशारा था कि यहाँ कभी एक व्यस्त बंदरगाह हुआ करता था। इसके अलावा मिट्टी के बर्तन, मोहरें, धातु की चीजें, ये सब मिलकर एक ही कहानी कह रहे थे। पानी के नीचे एक पूरा नियोजित शहर मौजूद था। लेकिन इन सब में सबसे चौंकाने वाली खोज तो कुछ और ही थी। एक लकड़ी का टुकड़ा मिला, और जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 9000 साल से भी ज्यादा पुराना है। 9000 साल, मतलब ये तो हड़प्पा सभ्यता से भी हजारों साल पुराना है। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती दे दी। फिर आया 21वीं सदी का दौर, और टेक्नोलॉजी और भी एडवांस हो गई। अब खोज में हाईटेक टूल्स जैसे एडवांस्ड सोनार और सब बॉटम प्रोफाइलर्स का इस्तेमाल होने लगा।
इन मशीनों से समंदर की सतह का एक पूरा डिजिटल मैप तैयार किया गया। मतलब अब जो सर्वे हो रहा था वो कहीं ज्यादा डिटेल्ड और सिस्टमैटिक था। तो हमारे पास अब दो कहानियां हैं, एक जो मिथकों और पुराणों से आई है और दूसरी जो विज्ञान और सबूतों पर आधारित है। चलिए अब इन दोनों को एक साथ लाते हैं और उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं, आखिर द्वारका डूबी तो डूबी कैसे? देखिए, एक तरफ तो है पौराणिक वजह कि गांधारी और ऋषियों के श्राप की वजह से समाज का पतन हुआ और कृष्ण के जाने के बाद समंदर ने शहर को निगल लिया। और दूसरी तरफ है वैज्ञानिक थ्योरी। ये कहती है कि समंदर का जलस्तर अचानक बहुत तेजी से बढ़ गया, शायद किसी सुनामी जैसी बड़ी घटना की वजह से, और उसने इस तटीय शहर को डुबो दिया। और मजे की बात यह है कि वैज्ञानिक थ्योरी के पक्ष में सबूत भी हैं। जियोलॉजिकल डेटा से ये पता चलता है कि आज से 9000 से 5000 साल पहले के दौर में अरब सागर का जल स्तर सच में बहुत तेजी से और काफी ज्यादा बढ़ा था। ये बात उस थ्योरी से बिल्कुल मेल खाती है कि किसी प्राकृतिक आपदा ने ही शहर को डुबोया होगा। और ये कहानी आज भी उतनी ही जिंदा है। अभी हाल ही में 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद उस जगह पर स्कूबा डाइविंग की। उन्होंने वहां एक मोरपंख भी अर्पित किया। इस एक कदम ने आस्था और इतिहास के संगम पर पूरी दुनिया का ध्यान एक बार फिर से खींच लिया है। तो आखिर में द्वारका की कहानी है क्या? ये एक ऐसी अनोखी जगह है जहां आस्था ने रास्ता दिखाया, एक तरह से मैप दिया, और विज्ञान ने उस रास्ते पर चलकर खोज की। है ना कमाल की बात? द्वारका की कहानी हमें यही बताती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। वो बस समंदर की गहराइयों में इंतजार करती हैं कि कोई उन्हें फिर से खोज निकाले, उन्हें फिर से जगाए।